आज है 9th ऑफ अगस्त। दोस्तों, चैनल 13 जो कि इजराइल का न्यूज़ चैनल है, उससे निकल कर एक खबर सामने आ रही है जिसमें बताया जा रहा है कि हो सकता है कि ईरान के ऊपर इजराइल अटैक कर दे बिना अमेरिका की हेल्प के। इस चैनल के हवाले से बताया ये जा रहा है कि अमेरिका जिस तरह मिडिल ईस्ट से निकलना चाह रहा है, लेकिन इजराइल का कहना है कि हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं ईरान के ऊपर अटैक करने की। इजराइल हमेशा से कहता आया है कि ईरान के अंदर इनरिच यूरेनियम जो है, जब तक इनरिच यूरेनियम ईरान के अंदर रहेगा, हमारी जंग ईरान के साथ जारी रहेगी। और अमेरिका अब बाहर निकलने का प्लान सोच रहा है क्योंकि अमेरिका के पास वेपन्स की कमी आ गई है। ये मैं अपनी कई रिपोर्ट में आपको बता चुका हूँ। उसी के चलते अब बताया ये जा रहा है कि अमेरिका एस्केप प्लान ढूंढ रहा है, मतलब कि बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा है। और अब ये रिपोर्ट निकलकर सामने आ रही है कि इजराइल ने कहा है कि अगर अमेरिका निकल भी जाता है तो हम अकेले हमला करेंगे ईरान के ऊपर और ईरान के अंदर जो इनरिच यूरेनियम है वो निकाल कर लाएंगे। ये इनरिच यूरेनियम निकालने की कोशिश अमेरिका ने भी किया था, लेकिन अमेरिका निकाल नहीं पाया। लेकिन अब इजराइल कह रहा है कि अगर अमेरिका निकल जाता है तो हम हमला करेंगे ईरान के ऊपर। देखिए इसमें दोस्तों क्या होता है। अब मैं खबर आपको ईरान के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के हवाले से बता दूं। ईरान के सिक्योरिटी चीफ का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पूरी तरह से बंद रहेगा। जब तक कि यूएसए अपना बिहेवियर चेंज नहीं कर देता, तब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद रहेगा। इसी के साथ मैं आपको बता दूं, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची का भी बयान आ गया है। अब्बास अराक्ची ने कहा है कि बहुत जल्दी ईरान और ओमान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को रीओपन करेंगे। जो नया एग्रीमेंट हो रहा है ईरान और ओमान के बीच, उसी एग्रीमेंट के चलते हो सकता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को दोबारा खोल दिया जाए। लेकिन अब्बास अराक्ची ने कहा यह तभी होगा जब अमेरिका जो एमओयू प्रोवाइड किया है ईरान ने, अगर अमेरिका उस पर कायम रहता है तभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज ओपन होगा। ऐसा कहना है अब्बास अराक्ची का। आज ईरान की मीडिया ने अपने कदर एफ की फोटो पोस्ट करते हुए लिखा कि ये एक ऐसा मिसाइल है जो आसमानों से डायरेक्ट दुश्मन की जगहों पर बरसता है। बताया ये जा रहा है ये जो मिसाइल है कदर एफ नाम का ईरान का, ये सैटेलाइट गाइडेड मिसाइल होता है और ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। ये लगभग 2000 किलोमीटर की रेंज का होता है कि 2000 किलोमीटर तक ये मार कर सकता है। इसमें बताया ये जा रहा है कि लगभग 750 केजी तक के वॉर हेड्स आ सकते हैं और इसका टोटल जो वेट होता है मैं आपको बता दूं 17,500 केजी का ये मिसाइल होता है। अब सोचिए 17,500 केजी का मिसाइल जहां पर गिरता होगा और जिसके अंदर लगभग 750 वॉर हेड हों, वो कितनी ज़्यादा तबाही मचाता होगा। अब एक खबर अमेरिका के पेंटागन से निकलकर सामने आ रही है जिसमें बताया ये जा रहा है कि अमेरिका के पास मिसाइल्स और जो उसके वेपन्स हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा कमी आ गई है और इस कमी के चलते अब अमेरिका के पास जो मिसाइल्स और जो उसके वॉर इक्विपमेंट्स बचे हुए हैं वो मिडिल ईस्ट से निकाल कर अपने यूरोप के बेस पर ले जा रहा है और अपने एशिया के बेस पर ले जा रहा है। तो इससे ये पता चल रहा है कि अमेरिका के पास अब जो भी वेपन्स बचे हैं अमेरिका उसको सेव करना चाह रहा है। यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की का आज बयान आ गया है। जेलेंस्की ने कहा है कि रशिया के टेरिटरी के अंदर इस वक्त 30,000 से लेकर 50,000 नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स हैं। उनका कहना है कि ये नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स वॉर को बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं, उसको स्टडी कर रहे हैं। जेलेंस्की ने कहा कि इससे पहले भी नॉर्थ कोरिया का बैलिस्टिक मिसाइल यूक्रेन के अंदर गिर चुका है जिसने काफ़ी ज़्यादा तबाही मचाई थी। इसी के साथ जेलेंस्की ने कहा कि हमारे भी ताल्लुकात साउथ कोरिया के साथ काफ़ी ज़्यादा क्लोज होने चाहिए। जिस तरह के रशिया के ताल्लुकात नॉर्थ कोरिया के साथ क्लोज हैं, उसी तरह हमारे भी ताल्लुकात, हमारी भी जो पार्टनरशिप है वो साउथ कोरिया के साथ काफ़ी ज़्यादा क्लोज होनी चाहिए। सऊदी अरब, टर्की और पाकिस्तान के बीच में एक डिफेंस डील हुई है जिसमें बताया ये जा रहा है कि वो एक तरह से एक नाटो पैक बन गया है। और इसमें जब एक रिपोर्टर ने टर्की के फॉरेन मिनिस्टर हकान फिदान से पूछा क्या ये एक तरह से नाटो है, जिस तरह की नाटो एलाइज हैं, बहुत सी यूरोपियन कंट्रीज़ का एक ग्रुप है। नाटो एलाइज में क्या होता है कि अगर एक कंट्री पर हमला होता है तो सब कंट्री पर हमला माना जाता है। उसी तरह टर्की के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि हाँ, सऊदी अरब, टर्की और पाकिस्तान एक तरह से ये नाटो एलाइज है और अगर एक कंट्री पर हमला होता है तो सारी कंट्रीज़ पर हमला माना जाएगा। मतलब कि अगर एक कंट्री पर हमला होगा, मतलब सऊदी अरब पे अगर हमला होता है तो ये हमला पाकिस्तान पे माना जाएगा, ये हमला टर्की पर माना जाएगा और वो तीनों कंट्री मिलकर उस कंट्री को जवाब देंगी जिस कंट्री ने पहली कंट्री के ऊपर हमला किया होगा। इसी के साथ मैं आपको बता दूं, हकान फिदान जो टर्की के फॉरेन मिनिस्टर है, उन्होंने कहा कि ये डील इतनी ज़्यादा हेफाजत मैनर में साइन नहीं हुई है, इतनी जल्दबाजी में साइन नहीं हुई है। इस डील पर हमारी लगभग 2 साल 8 महीनों से बातें चल रही थी और इस बात पर जब हम लोग पूरी तरह से कंफर्म हो गए हैं तब हमने ये डील साइन किया है। अब दोस्तों एक बहुत बड़ी खबर आपको बता दूं, टर्की ने वेपन सप्लाई किया है यूक्रेन को। यूक्रेन को कहीं से वेपन नहीं मिल रहे थे, लेकिन बताया ये जा रहा है कि टर्की ने अब वेपन सप्लाई किया है यूक्रेन को, जिसमें शामिल है 70 जो लॉन्ग रेंज के मिसाइल हैं वो शामिल हैं, जिसमें बताया ये जा रहा है 12 लॉन्चर्स शामिल हैं, जिसमें लगभग 2500 के करीब रॉकेट शामिल हैं, जिसमें 47,000 क्लस्टर बम शामिल हैं। लेकिन इसमें एक ट्रिकी पार्ट है।
ये सारे जो वेपन्स हैं ये टर्की के नहीं है, ये यूएस ओरिजिन के वेपन है। मतलब कि ये वेपन थे तो टर्की के पास, लेकिन ये यूएस ओरिजिन के थे। इसलिए बताया ये जा रहा है कि ये वेपन्स अब ट्रांसफर कर दिए गए हैं यूक्रेन। अब मैं आपको वेदर रिपोर्ट बता दूं। जापान में एक वॉल्केनो जिसका नाम है साकुराजिमा वॉल्केनो, वो आज इरप्ट करता है। और वो वॉल्केनो जब फटता है तो उसके फटने के बाद लगभग बताया ये जा रहा है कि जो उसमें से एशेज निकलती हैं, वो जापान का एक प्रोविंस है कागोशिमा, वहां तक वो एशेज उड़ के जाती हैं। मैं आपको बता दूं, जब ज्वालामुखी फटता है तो इसके फटने के बाद उसमें से कुछ एशेज निकलती हैं। वो एशेज इतनी ज़्यादा महीन होती हैं कि अगर हम लोग सांस लें तो वो हमारे फेफड़ों में चली जाती हैं और उससे इंसान की जान तक जा सकती है। और बताया ये जा रहा है ये जो ज्वालामुखी फटा है, इसके फटने के बाद ये एशेज सैकड़ों किलोमीटर दूर तक गई हैं। और ये जो आप देख रहे हैं कार के शीशों पर, ये वही एशेज आकर गिर रही हैं। अगर ये एशेज को इंसान इनहेल कर ले, मतलब इस तरह के माहौल में अगर सांस ले ले, तो उसको कोई ना कोई ऐसी बीमारी हो जाएगी जो उसके लिए जानलेवा होगी। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं, जापान में जो डोल्फन टाइफून आया था वो अभी कमज़ोर नहीं पड़ा है। जापान में अभी लगातार टाइफून्स आ रहे हैं, तेज़ हवाएं और बारिश का सिलसिला जारी है। मैं ऐसे ही खबरें लेकर आपके पास आता रहूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिए और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिए।